तो हम बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कर रहे थे 66वीं का, तो उसमें हम टेस्ट सीरीज 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज 9 कर रहे थे तो उसमें भी हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम 51 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन बोल रहा है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमन का बी, यानी हेमू रेवाड़ी के रहने वाले था। इस्लाम शाह के समय सेना में भर्ती हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। शासक मोहम्मद आदिल शाह सूर के सेनापति हेमचंद उर्फ हेमुक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिसमें उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया? तो बामन का आंसर हो जाएगा बी, यानी मनुची अपना जीवन दारा सिकों की टोपची के रूप में प्रारंभ किया। मनुची वेनिस का निवासी था, जिसका जीवन 19 अप्रैल 1638 ईस्वी में हुआ था। वो जनवरी 1656 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पहुंचा। मनुची शिवाजी के विरुद्ध तोपची के रूप में मुगल वंश की सेना में भाग लिया था। बर्नियर और ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री थे। दारा सिको मुस्लिम राजकुमार के सबसे विद्वान राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो बोल रहा है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मुगल काल में नील का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता था। आगरा के समीप स्थित बयाना नील का उत्पादन प्रसिद्ध केंद्र था। पश्चिम भारत कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम नील का उत्पादन सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा तैयार किया गया था 1913 में। भारत में यूरोपियन कंपनियों का एक महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु नील था। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो बोल रहा है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि द्वारा जय सिंह के द्वारा सुरक्षा का वचन देने पर पिता पुत्र आगरा दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। आगरा दरबार में अपमानित होने पर विरोध करने के कारण शिवाजी और संभाजी को बंदी बनाकर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। संधि के अनुसार शिवाजी को 4 लाख हुन वार्षिक आमदनी वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, और जिन्होंने अपने लिए सामान्य आय वाले केवल 12 किले रखे। क्वेश्चन नंबर 55 का बात करें तो ये बोल रहा है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा ई, यानी शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही नहीं है। शिवाजी का भू राजस्व 2/5 भाग 40% था। शिवाजी के भू राजस्व उगाही से संबंधित अधिकारी देशमुख, पाटिल आदि थे। शिवाजी ने भू राजस्व को ठेके पर देने की उस समय की फैली हुई प्रथा को छोड़ दिया। इसके बदले उसने सरकारी अफसरदार सीधे रैयतों से कर वसूलने की प्रथा चलाई। शिवाजी ने जमींदारी प्रथा को नजरअंदाज किया। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो ये बोल रहा है, 56 अहमद शाह ने 1748 से सफदरजंग के किस पद पर नियुक्त किया गया था? अहमद शाह ने, तो उस 56 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। मुगल बादशाह अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक था। मुगल काल में सेना के प्रधान और मीर बख्शी थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। 1739 ईस्वी सादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। 1748 में मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को नजरबंद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका थी। मुर्शिदा कुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर बसाया था और उसकी राजधानी घोषित किया। लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता को राजधानी बनाया। लॉर्ड हर्डिंग के काल में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। मुर्शिद कुली जाफर खान, जो औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी से पहले बंगाल का दीवान और मुर्शिदाबाद का फौजदार नियुक्त किया गया था। 1713 ईस्वी में बंगाल का स्थायी उपसूबेदार था। 1717 ईस्वी में पूर्ण शासक बन गया। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृदभांत किस संस्कृति से संबंधित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ई, यानी उत्तर वैदिक काल में गेरू वर्णी चित्रित धूसर काले व लाल तथा उत्तरी काले पॉलिशदार संस्कृति मिले हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
आर्यों के प्रशासनिक इकाई क्रमशः आरोही क्रम में कुल ग्राम 20 जन तथा राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस समय के इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो ये बोल रहा है भारत के प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। तो 59 का आंसर हो जाएगा बी यानी कोलवर्ट ने। कोलवर्ट फ्रांस के वित्त मंत्री थे। भारत में महानतम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 से 54 तक थे। फ्रांसीसी कंपनी सरकार नियंत्रित कंपनी थी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में सन 1668 में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ये बोल रहा है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का तत्कालिक कारण था। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी यानी मीर कासिम द्वारा चुंगी कर का पूर्ण उन्मूलन। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का तत्कालीन कारण चुंगी कर का पूर्ण उन्मूलन था। मीर कासिम मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक बना। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। अंग्रेज को चुंगी मुक्त विशेषाधिकार दस्तक प्राप्त था, जिसका उचित रूप से पालन अंग्रेज नहीं करते थे। इस कारण सभी के लिए चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। मुंगेर में शस्त्रागार खोली गई। इन कारणों से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संबंध खराब हो गया था। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण आंतरिक व्यापार पर लगे करों से लेकर आरंभ हुआ था। कंपनी को 1717 ईस्वी में फर्गुसन ने एक फरमान द्वारा आयात तथा निर्यात कर से छूट दे दी थी। इस पर उसने कोई बहस नहीं की। नवाब ने केवल उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल के प्रधान ने दी हुई थी। उसके अनुसार कर की छूट होती थी तथा जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे और नवाब को कर से वंचित रखते थे। यही नहीं, अब इन अधिकारियों ने यह दस्तक धन लेकर दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा का छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी यानी बीजापुर के सुल्तान से गोवा का छीनने वाला प्रथम यूरोपियन अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया। गोवा को 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने छीन लिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वह एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर 1503 ईस्वी में प्रथम बार भारत आया। 1509 ईस्वी में वो भारत में पुर्तगीज कार्यों का गवर्नर नियुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी यानी भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए तो इसका प्रमुख उद्देश्य वाणिज्य और व्यापार को सुविधा प्रदान करना था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। कार्ल मार्क्स ने भारत में रेल परिचालन की आधुनिकता का प्रथम चीज कहा। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग परिचालन करने का तत्कालिक उद्देश्य उन्हें अपने उद्योग धंधों के लिए आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराना और ब्रिटेन से आए तैयार माल के बंदरगाहों से देश के अंदरूनी हिस्सों में ले जाना था। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। तो 63 का आंसर हो जाएगा शिव दयाल सिंह जी महाराज ने। शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किया और बताया कि उससे योग तथा तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है तथा गुरु ज्ञान सत्य और ईश्वर का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो बोला जा रहा है 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कर्वे, डी.के. कर्वे। फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक प्रोफेसर डी.के. कर्वे 1899 भारत में प्रथम बालिका स्कूल 1849 ईस्वी में बेथुन बालिका स्कूल कलकत्ता में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो हंटर कमीशन ने किसमें विकास पर विशेष जोर दिया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए यानी हंटर कमीशन ने शिक्षा विकास पर विशेष जोर दिया था। लॉर्ड रिपन के काल में हंटर आयोग बनाया गया था। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में बनाया गया। 1882 ईस्वी में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी में पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन ने प्रमुख रूप से कहा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुधार तथा उसके विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधारों की भीतरी लक्ष्य था। तो 66 का आंसर डी हो जाएगा
यानी मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरों को लड़ना था। भारत में 1909 ईस्वी में कानून द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजरोपण किया गया। भारत का विभाजन भी धर्म के आधार पर ही हुआ है। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा दी गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए बहुत हानिकारक थी। इसने भारत के विभिन्न वर्गों में बांट दिया, जिनमें आपस में द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी भगत जवाहर लाल 1840 ईस्वी के में कूका आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में फैली बुराइयां एवं सामाजिक अंधविश्वासों को दूर करना था। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, परंतु पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाने के कारण इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया। कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ। कूका विद्रोह बहुत हिंसक था। इसमें बाबा रामसी और बालक किसी महत्वपूर्ण नेता था। कूका विद्रोह के समय वाइसराय नॉर्थब्रुक थे। नामधारी संप्रदाय के अनुयायी कूका कहलाते थे। सेन साहब भी भगत जवाहरलाल मल को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमद उल्ला ने किया। 1857 ईस्वी में विद्रोह में मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें बाहर खदेड़ दो। मौलवी अहमद उल्ला मूलतः अरकाट तमिलनाडु में रहने वाले थे, जो बाद में फैजाबाद आकर बस गए। यहाँ से उन्होंने विद्रोहियों की कमान संभाली। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो वो राय सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मीथेन 9 से 26% एवं कार्बन डाइऑक्साइड 10% सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम फूरियर ने बताया था। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों के अवशोषित कर पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में भेज देना, जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक प्रभाव जल वाष्प में आर्द्र बादल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला दूसरा स्थान का गैस है। यह 9 से 26% पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। मीथेन गैस पृथ्वी को 10% गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने की सर्वाधिक क्षमता SF6 यानी सल्फर हेक्साक्लोराइड में पाई जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि की गई थी। इस संधि का पहला प्रतिवेदन 2005 में तथा दूसरा 2012 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बोल रहा है लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में भारत आए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में भारत आए उपरोक्त में से एक से अधिक कारणों से, क्योंकि भारत विभाजन योजना को 3 जून योजना, बाल्कन योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या 1979 में कर दिया गया। लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 को भारत के वाइसराय बने, जिसका मुख्य कार्य था भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना। इस कार्य के लिए लॉर्ड बेवल के अन्य वाइसरायों की तुलना में अधिक अधिकार दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना को आवश्यक समझकर मिशन योजना अव्यवहारिक करार देते हुए एक प्लान बाल्कन नामक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो बोल रहा है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है 71 का आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। अन्य पशु विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत भी मछली का यकृत तेल है। वसा 2 प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त वसा अम्ल, दूसरा होता है संतृप्त वसा अम्ल। नारियल का तेल या तार का तेल संतृप्त तेल का उदाहरण है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, फलस्वरूप संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाए जाने वाले वसा में सबसे अधिक असंतृप्त वसा अम्ल होता है, जो मानव के लिए अधिक पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो बोल रहा है जब IST यामियोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जब IST यामियोत्तर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम
पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपना सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, वह स्थान का देशांतर 90 डिग्री वेस्ट है। IST के पश्चिम में जाने पर, मतलब पूरब पश्चिम, IST के पश्चिम में जाने पर समय घट जाता है और पूर्व में जाने पर समय बढ़ जाता है। विश्व को 24 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के बीच 60 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 6 घंटे में 90 देशांतरों का अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो बोला जा रहा है मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाले पक्षी विलुप्त हो गया। विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में कौन सा एक था? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ए, यानी डोडो। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रहा है। मॉरिशस में डोडो पक्षी पाए जाते थे जो सीधे स्वभाव के थे। पुर्तगाली लोग यहाँ जब आए तो शिकार में इन पक्षियों को मारकर खाने लगे, जिससे ये पक्षी विलुप्त हो गए। इन पक्षियों के पेट में बीजों का कड़ा आवरण गल जाता था और बीज पक्षियों की विष्ठा के साथ बाहर निकल आता था। ये बीज फिर सफलता से अंकुरित हो जाते थे। इस प्रकार डोडो के साथ ये वृक्ष भी विलुप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो गदर पार्टी का नेता कौन था? तो ये तो सबको पता है कि लाला हरदयाल थे, यानी इसका आंसर ई होगा, क्योंकि एक नहीं थे सिर्फ, क्योंकि इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक थे। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना के सहयोग से 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की। इस संस्था में उर्दू और गुरुमुखी लिपि भाषाओं में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। गदर पार्टी को युगांतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी वासियों ने लाला हरदयाल को हिंदू ऋषि की उपाधि से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या? आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी 75 का आंसर हो जाएगा ए। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार है। योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की, जिसने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग को आधार बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपयोग को आधार माना। निर्धनता मापने तो 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है, पहला निरपेक्ष निर्धनता, दूसरा सापेक्ष निर्धनता। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति भी गरीबी के आकलन के लिए बनाया गया था। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन का मापन ऊर्जा से किया जाता है, जिसमें शहरी क्षेत्र के मनुष्य के लिए 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र के मनुष्य के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा मापदंड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है आयकर के लगाने, उद्ग्रहण यानी कलेक्टिंग करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, यानी आयकर लगाने और उद्ग्रहण करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु उद्ग्रहण करने के उपरांत इसे केंद्र और राज्य के बीच वितरित कर दिया जाता है। भारत में आयकर एक्ट 1864 ईस्वी में लाया गया था। भारत में सर्वप्रथम आयकर 1865 ईस्वी से लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 तक वित्त, राजस्व, कराधान आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 270 के अंतर्गत कुछ कर केंद्र सरकार लगाते हैं और कुछ वसूल करते हैं, जिसे केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाता है। आयकर इसी प्रकार का राजस्व का स्रोत है। कृषि पर आयकर राज्य सरकारें लागू कर सकते हैं। आयकर केवल केंद्र लागू कर सकते हैं, उगाही कर सकते हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः गोत्व समाप्त हो गई। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः गोत्व समाप्त बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हो गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 चरणों में बांटा जाता है। प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905, उग्र विचारधारा का काल 1905 से 1919, गांधी युग 1919 से 1947। उदारवादी कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका नीति का विरोध प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर, विरोध करने वालों में बाल गंगाधर तिलक सबसे प्रखर थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन की तुलना बरसाती मेढक से किया। इनके नेतृत्व में उग्र विचारधारा का काल कांग्रेस में प्रारंभ हुआ। उग्र विचारधारा के त्रिमूर्ति लाल बाल थे। 26 दिसंबर 1960 ईस्वी को सूरत में ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस 2 दल में विभक्त हो गया। इस विभाजन का तत्कालिक कारण था अध्यक्ष पर, जहां उग्रवादी दल के
लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग लिंक सहलग्न है, सेक्स लिंक्ड है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी रॉयल हेमोफिलिया एक आनुवांशिक जेनेटिक रोग लिंक सहलग्न है। हेमोफिलिया मुख्यतः पुरुषों में होता है। हेमोफिलिया के वाहक स्त्रियां होती है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके गुणसूत्रों एक्स प्रभावित हो। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम रोग पुरुषों में होता है। हेमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसके रोगी और शरीर के किसी अंग के कट जाने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो वो राय काव्य व्यक्ति पोएटिक एक्सप्रेशन के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो मुख्य राजकवि थे। अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा, देवला रानी, आंशिक, नृप सिपेहर, खजाउल फुदू आदि पुस्तकों की रचना किया गया। फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय ज्ञाता अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। इसे बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक राज दरबार में सक्षम प्राप्त था। हिंदी शब्दों में मुहावरों का प्रयोग करने वाले खुसरो प्रथम का भारतीय विद्वान था। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो का सितार आविष्कारक माना जाता है। इसने तंबूरा एवं भारतीय बीना में संयोग से सितार को बनाया। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 80 का आंसर हो जाएगा ए यानी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के विषय में कथन सही है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना मैंडेटरी है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर एनएचआरसी के अध्यक्ष में सदस्य की नियुक्ति करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया। वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो वो रहा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बिना राज्यों की सहमति के बिना भी बना सकते हैं। संसद के विदेशी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडलों को कोई भी विदेशी मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो वो रहा है भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव EUFF का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी यानी नई दिल्ली में। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये सबको पता है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष BPC हैं। यूरोपीय सिनेमा पर प्रकाश डालने के लिए भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव 18 जून 2018 को नई दिल्ली के श्रीकोट ऑडिटोरियम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ये है भारत संसद किस नीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ई यानी भारतीय संसद उपरोक्त सभी नीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था में यह स्वीकार किया जाता है कि संसद एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। इससे अभिप्राय ये है कि सरकार को संसद को अपनी सहमति व्यक्त करने का अधिकार है। विधेयात्मक रूप से संसद नीति निर्धारित कर, कानून बनाकर तथा अन्य प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान कर लोक सेवकों को उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। निषेधात्मक ढंग से संसदीय नियंत्रण के उपकरण प्रश्न पूछना, प्रस्ताव पेश करना, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट, संसदीय समितियां आदि है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो वो राय प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड की रचना को उद्दीप्त करने में समर्थन करता है। लाल रक्त के ऊपर उपस्थित एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन के कारण सभी मनुष्य का रक्त एक साथ नहीं होता है। यह एंटीजन बाहरी किसी कारण या जीवाणु के साथ मिलकर लाल रक्त कण के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। इस एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो 86 बोल रहा है शतरंज खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अलेक्सी सिरोव प्रमुख शतरंज खिलाड़ी जो स्पेन की निवासी है। 1990 में फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है बे, तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य होता है किसानों की सुरक्षा, आपातकालीन अनाज की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की उपलब्धता। 1965 ईस्वी में कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया। इसका नाम बदलकर 1950 ईस्वी में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा CACP की सिफारिश पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारित करके राशन की दुकानों आदि के माध्यम से आम जनता तक उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व 88 का आंसर हो जाएगा ई, यानी जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व के संबंध में उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। पानी को गर्म करने पर असामान्य प्रसार होता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ की अवस्था में गर्म करने पर पहले जल का आयतन घटता है, फिर पुनः 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात बढ़ने लगता है, जिससे घनत्व घटता है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 में लागू की गई। रवि 99-2000 के दौरान 16 राज्य क्षेत्र असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में लाया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो बोल रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन 91 की बात करें तो चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। हबल दूरबीन विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन है। जगदीश चंद्र बोस महान वनस्पति शास्त्री थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910-1995 में भारत में जन्मे इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान लिए। 1983 ईस्वी में इन्हें विलियम फॉवलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन्होंने सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा था। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो बोल रहा है परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से संबंधित है। कॉपर का रासायनिक सूत्र Cu है, यह आवर्त सारणी 4 और समूह 11 के अंतर्गत आता है। कॉपर एक संक्रमण धातु है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.546 है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3s10 होता है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता देती है, जिसकी विकास दर 6.8% थी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो 94 बोल रहा है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत की उन्नति संतोषजनक रही। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है। अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991 से 1992 तक औसतन विकास 3.5 रही है, जिसे हिंदू विकास दर कहा गया है। उदारीकरण के बाद भारत में विकास दर तेजी से गति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो बोल रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। भारत में लोकसभा में प्रति वर्ष 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा वर्षाकालीन सत्र, मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति द्वारा सत्र का आहूत और शतावसान किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(x) में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक ऐसे अंतराल
पर नियत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 मास का अंतराल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो बोल रहा है लोकसभा के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ई, यानी लोकसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। दूसरे और तीसरे स्थान पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें, वहीं पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में 25, मध्य प्रदेश में 29, गुजरात में 26, राजस्थान में 25 है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया था। भारत के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के शताब्दी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति की शताब्दी 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से स्पीकर लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। भारत के प्रथम स्पीकर के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। प्रोटेम स्पीकर 17वीं लोकसभा के वीरेंद्र कुमार थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद और उनके निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो गांधी जी का सम्मान सत्याग्रह किससे जुड़ा है। तो ये सबको पता है, टिटिन कठिया से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। तो ये भी सबको पता है कि बिहार बंगाल से पृथक 1912 ईस्वी में हुआ। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने की अधिसूचना जारी किया गया। 22 मार्च को इस कारण बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हर्टिंगटन थे। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा को 1912 ईस्वी में कार्यान्वित किया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे 101 से 150 क्वेश्चन तक, तो देखते रहिए।